हम्म, आमतौर पर जब हम किसी 100 करोड़ रुपए के व्यापार के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मतलब एक बहुत बड़ी कांच की इमारत, है ना? बिल्कुल। और सैकड़ों कर्मचारियों से भरा हुआ एक विशाल दफ्तर, अलग अलग विभाग और हर तरफ मची हुई हलचल। हाँ, सब कुछ बहुत ही पारंपरिक और भारी भरकम लगता है। एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह, जिसमें अनगिनत पुर्जे एक साथ काम कर रहे हों। और अगर एक भी पुर्जा रुका तो समझो पूरी मशीन ठप। एकदम सही कहा। लेकिन देखिए, आज के समय में ये तस्वीर ना पूरी तरह से बदल चुकी है। वो पूरी की पूरी कांच की इमारत, वो टीम, वो सारा काम अब सिर्फ एक लैपटॉप और एक अकेले इंसान में समा सकता है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज का यथार्थ है। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य एक हटाना की जेएनएआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम को गहराई से समझना है और साथ ही द सोलो ऑपरेटर प्लेबुक के दस्तावेजों का विश्लेषण करना भी है। जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे एक सोलो ऑपरेटर, मतलब अकेले काम करने वाला व्यक्ति, सिर्फ एआई एजेंटों की एक टीम बनाकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की कंपनी खड़ी कर सकता है, वो भी बिना किसी कर्मचारी के। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में इंसान का जो बुनियादी रोल है ना, वो अब पूरी तरह से बदल रहा है। हम अब काम करने वाले यानी डूअर से विकसित होकर एक हाई लेवल ऑपरेटर बन रहे हैं। मतलब अब हमें खुद फावड़ा नहीं चलाना है, बल्कि ये देखना है कि मशीनें कैसे काम कर रही हैं। बिल्कुल। अगर आप एक हटाना के लर्न टू लर्न सिद्धांत को ध्यान से देखें तो किसी भी विषय में महारत केवल ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आती। असली महारत स्ट्रक्चर्ड लर्निंग से आती है, यानी ज्ञान को एक सही और स्पष्ट ढांचे में ढालना और उसका लगातार परीक्षण करना। दफ्तर में बैठकर घंटों टाइपिंग करने वाले की कीमत अब नहीं है। बल्कि उस इंसान की कीमत है जो एक पूरी प्रक्रिया को अपने दिमाग में सही ढांचे में तैयार कर सके। सही कहा। तो अगर इंसान की भूमिका काम करने वाले से काम करवाने वाले में बदल रही है, तो जाहिर सी बात है कि तकनीक भी तो उसी दिशा में आगे बढ़ी होगी। मतलब इस बदलाव की सबसे बड़ी तकनीकी वजह क्या है? दस्तावेजों में एक बहुत ही रोचक अवधारणा का जिक्र है जिसे वाइप कोडिंग कहा गया है। वाइप कोडिंग? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका सीधा मतलब यह है कि जो पारंपरिक हार्डकोर कोडिंग का युग था ना, वो अब खत्म हो रहा है। जहां C++ या जावा जैसी भाषाओं में लाखों लाइन का कोड लिखा जाता था। अरे बाप रे, हाँ, एक कॉमा भूल गया और पूरा सिस्टम क्रैश। बिल्कुल। वाइप कोडिंग ने इस पूरी व्यवस्था को पलट दिया है। अब सॉफ्टवेयर बनाने और चलाने के लिए नेचुरल लैंग्वेज, यानी हमारी आम बोलचाल की हिंदी या अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मतलब बिना कोड लिखे? हाँ, रैपलेट और क्लॉड जैसे टूल्स के आने से अब किसी को कोड की लाइनें नहीं लिखनी पड़ती। आपको बस प्राकृतिक भाषा में एक स्पष्ट निर्देश देना होता है और टूल खुद ब खुद पीछे का सारा कोड लिख लेता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अगर कोई गलती होती है तो उसे ठीक करने के लिए भी कोड नहीं खोजना पड़ता होगा? एकदम नहीं। बस टूल से कहना होता है कि ये काम नहीं कर रहा, इसे ठीक करो, और वो कर देता है। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा के संचालक, मेरा मतलब है कंडक्टर की तरह है ना? उसे खुद हर वाद्य यंत्र बजाना नहीं होता, बल्कि उसे बस ये पता होता है कि किस वाद्य यंत्र को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। अब चुनौती किसी एक टूल को चलाना नहीं है, बल्कि ऑर्केस्ट्रेशन है। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब कई अलग अलग एआई टूल्स को एक ही सुचारू वर्कफ्लो में पिरोना। जी। उदाहरण के लिए, एक इंसानी रिसर्चर को काम पर रखने के बजाय एक ऐसा एआई रिसर्च एजेंट बनाना जो एक ही समय पर इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब से डेटा निकाल सके। और यही ऑर्केस्ट्रेशन आज के समय का नया सुरक्षा कवच है, जिसे हम मोट कहते हैं। बिल्कुल। एक इंसान जो क्लॉड, एपिफाई और वैपी जैसे अलग अलग टूल्स को आपस में बात करना सिखा देता है, वो किसी भी पारंपरिक कंपनी से 10 गुना तेजी से काम कर सकता है। एपिफाई डेटा निकालेगा, क्लॉड उस डेटा का विश्लेषण करेगा और वैपी उस विश्लेषण के आधार पर किसी ग्राहक को कॉल करेगा। और ये सब एक साथ बिना थके चल रहा है। खैर, ये सब सुनने में बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? मेरा मतलब है, क्या सच में बिना किसी कोडिंग बैकग्राउंड के कोई इतनी बड़ी टेक कंपनी बना सकता है? जब लाखों ग्राहक इस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या ये आम भाषा से बना सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होगा?
हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है। जब भी कोई नई तकनीक आती है ना, तो ऐसा लगता है कि पुरानी चीज़ों की अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, वही तो। लेकिन वास्तविकता ये है कि नौकरियां खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि वे विकसित होकर ऑर्केस्ट्रेशन रूल्स में बदल रही हैं। जो सिस्टम बनाने की बुनियादी तर्क शक्ति है, जो लॉजिक है, वो आज भी इंसान ही दे रहा है। मतलब मशीन को सोचने का तरीका तो हम ही बता रहे हैं ना। बिल्कुल। वाइब कोडिंग ने केवल उस लॉजिक को मशीन तक पहुंचाने वाली तकनीकी दीवार को गिराया है। इसलिए जो लोग केवल कोड लिखना जानते हैं और समस्याओं को सुलझाने का नया नजरिया नहीं रखते, वे बाहर हो जाएंगे। अब सफलता किसी प्रोग्रामिंग भाषा के ज्ञान पर नहीं, बल्कि एक ऑपरेटर की समस्या सुलझाने की क्षमता पर निर्भर करती है। सिस्टम क्रैश होने पर अब इंसान को मशीन का कोड नहीं, अपना लॉजिक सुधारना होता है। एकदम सही। तो मान लीजिए कि किसी ने बिना कोडिंग के एक शानदार एआई सिस्टम बना भी लिया। उसने अलग-अलग टूल्स को जोड़कर एक पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है। कौन से सवाल? ये ऑपरेटर आखिर बेचेगा क्या? और उसे वे ग्राहक कहाँ से मिलेंगे जो उसे पैसे देंगे? यहीं पर स्रोतों में द सोलो ऑपरेटर प्लेबुक के 5 कदमों और इनसिक्योरिटी आर्बिट्रेज जैसी रणनीति का गहराई से विश्लेषण किया गया है। देखिए, व्यापार के नजरिए से इनसिक्योरिटी आर्बिट्राज सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक है। अच्छा, वो कैसे? इसका पहला सिद्धांत है डिमांड फर्स्ट डिस्कवरी। अक्सर लोग कोई बहुत ही नई और अनोखी तकनीक बनाते हैं और फिर उसके लिए बाजार खोजने निकलते हैं। ये एक बहुत ही लंबा और खर्चीला रास्ता है। हाँ, पहले समाधान बनाओ और फिर समस्या ढूंढो। सही कहा। इसके बजाय ये प्लेबुक उन समस्याओं को हल करने पर जोर देती है जो लोगों के जीवन में पहले से मौजूद हैं और जिनके लिए वो बहुत परेशान हैं। यहाँ बात सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दस्तावेजों में विशेष रूप से इनसिक्योरिटी मार्केट को चुनने की बात कही गई है, जैसे वजन कम करना, बालों का झड़ना या फिर डेटिंग और रिश्तों की समस्याएं। बिल्कुल। लेकिन ये वो क्षेत्र हैं जहां लोगों की असुरक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। क्या इस तरह के मार्केट को अपना आधार बनाना व्यापार को केवल एक छोटी अवधि तक सीमित नहीं कर देगा? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो ये रणनीति सिर्फ इसलिए काम नहीं करती कि लोग असुरक्षित हैं, बल्कि इसलिए काम करती है क्योंकि इन समस्याओं के समाधान की तलाश में फ्रिक्शन या कह लीजिए झिझक बहुत कम होती है। मतलब ग्राहक पहले से ही समाधान ढूंढने के लिए बेताब है। बिल्कुल। इनसिक्योरिटी मार्केट में किसी ग्राहक को यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसे बाल झड़ने की समस्या का समाधान चाहिए। हाँ। वो पहले से ही समाधान ढूंढ रहा है। यहाँ आपको मांग पैदा नहीं करनी पड़ती, बस एक प्रभावी समाधान देना होता है। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोगों के पैसे खर्च करने की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जिससे सेल्स साइकिल का समय बहुत कम हो जाता है। और शायद इसीलिए स्रोतों में उत्पाद की कीमत 2000 से 3000 रुपए के बीच रखने पर जोर दिया गया है। इसे लो टच सब्सक्रिप्शन कहा गया है। जी। लेकिन मैं सोच रही थी, एक अकेला इंसान सिर्फ 2000 रुपए के सब्सक्रिप्शन से 100 करोड़ का व्यापार कैसे बना सकता है? इसके लिए तो लाखों ग्राहकों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, व्यापार केवल उत्पाद की शुरुआती कीमत से नहीं, बल्कि एक ग्राहक से मिलने वाली लाइफ टाइम वैल्यू से बनता है, जिसे LTV कहते हैं। लाइफ टाइम वैल्यू। जब उत्पाद की कीमत कम होती है तो खरीदार को बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, और जब एक बार वो जुड़ जाता है तो लगातार सब्सक्रिप्शन देता रहता है। इतने बड़े पैमाने पर लाखों ग्राहकों को संभालने का काम ही वो 5 कदम वाली AI प्लेबुक करती है। मतलब इंसान केवल सिस्टम डिजाइन करता है, बाकी सब AI संभालता है। बिल्कुल। तो चलिए इस सोलो ऑपरेटर स्केलिंग प्लेबुक के 5 कदमों को जरा व्यवहारिक रूप से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अंग्रेजी सिखाने या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग का एक व्यवसाय चुना। ठीक है। तो पहला कदम तो यही हो गया, समस्या की पहचान करना। अब दूसरा कदम विज्ञापन बनाना है, जो आमतौर पर बहुत खर्चीला होता है। पारंपरिक तरीके में तो विज्ञापन के लिए एक स्टूडियो चाहिए, मॉडल चाहिए और हफ्तों का समय लगता है, लेकिन यहाँ दूसरे कदम में हिग्स फील्ड या मैजिक्स जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल होता है। और ये टूल्स बिना किसी फोटोशूट के काम कर देते हैं। बिल्कुल। केवल कुछ लिखित निर्देशों के आधार पर ये टूल्स एक साथ 10 से 15 अलग-अलग विज्ञापन तैयार कर देते हैं, और वो भी कुछ ही मिनटों में। अरे वाह! लेकिन जब ग्राहक विज्ञापन देखकर आता है तो उसके कई सवाल भी तो होते हैं। कोई भी इंसान पैसे देने से पहले बात करना चाहता है। और यहीं पर तीसरा कदम आता है, ग्राहकों से बातचीत।
इसके लिए इंसानों की जगह वाईपी या 11 लैब्स जैसे वॉइस एआई एजेंट लगाए जाते हैं। क्या ये कोई पुरानी टेलीकॉलर मशीन की तरह है? एकदम नहीं। ये कोई रिकॉर्ड की गई आवाज नहीं है। ये एआई ग्राहक की हिचकिचाहट को सुनता है, उसके लहजे को समझता है और 1 मिलीसेकंड के अंदर बिल्कुल स्वाभाविक इंसानी आवाज में जवाब देता है। मतलब 24 घंटे बिना थके काम करने वाला एक परफेक्ट सेल्समैन। सही कहा। इसके बाद चौथा कदम और भी महत्वपूर्ण है, डेटा का विश्लेषण। जब हजारों विज्ञापन चल रहे हों और हजारों कॉल हो रही हों, तो ये समझना मुश्किल होता है कि क्या काम कर रहा है। हाँ, आमतौर पर तो इसके लिए डेटा एनालिस्ट की एक पूरी टीम एक्सेल शीट खंगालती है। लेकिन इस प्लेबुक में जूलियस एआई का उपयोग होता है। ये हर सेकंड डेटा को ट्रैक करता है और तुरंत बता देता है कि कौन सा विज्ञापन सबसे ज्यादा ग्राहक ला रहा है या किस कॉल स्क्रिप्ट में बदलाव की जरूरत है। मतलब जो काम टीम हफ्तों में करती थी वो अब रियल टाइम में हो रहा है। बिल्कुल। और 5वां कदम है क्लाउड के जरिए व्यापार की उन सभी रोजमर्रा के कामों का ऑटोमेशन जिन्हें बार बार करना पड़ता है, जैसे ईमेल भेजना, बिल बनाना या ग्राहकों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। जी। लेकिन देखिए, इस पूरी प्लेबुक में एक बहुत ही सख्त नियम भी दिया गया है, 500 सब्सक्राइबर रूल। दस्तावेजों में कहा गया है कि अगर 3 महीने के अंदर 500 पैसे देने वाले सब्सक्राइबर नहीं मिलते तो बिना समय बर्बाद किया तुरंत आइडिया बदल देना चाहिए। इसे फेल फास्ट यानी जल्दी विफल होने की रणनीति चाहा गया है। ऐसा क्यों? मतलब थोड़ा और समय क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि एआई की अर्थव्यवस्था में अब किसी उत्पाद को बनाने की लागत या समय लगभग शून्य हो गया है। पहले एक सॉफ्टवेयर बनाने में 2 साल लगते थे, इसलिए लोग उसे जल्दी छोड़ते नहीं थे। समझ गई। अब जब सब कुछ एक हफ्ते में तैयार हो सकता है तो किसी ऐसे विचार पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है जो बाजार में चल ही नहीं रहा। बिल्कुल। 3 महीने का समय किसी भी डिमांड को परखने के लिए पर्याप्त है। अगर वो काम नहीं कर रहा तो अगला आइडिया आजमाएं। ये रणनीति तार्किक तो है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और बहुत बड़ी शंका पैदा हो रही है। बताइए। अगर सब कुछ एआई ही कर रहा है, विज्ञापन बनाने से लेकर सेल्स कॉल और डेटा एनालिसिस तक, तो इसमें मेरा अपना क्या योगदान है? ये एक जायज सवाल है। कोई भी दूसरा व्यक्ति यही 5 एआई टूल्स इस्तेमाल करके कल मेरा बिजनेस कॉपी कर सकता है। ऐसे में एक सोलो ऑपरेटर का बचाव क्या है? वो खुद को दूसरों से अलग कैसे रखेगा? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब ह्यूमन इन द लूप रणनीति और एसओपी में छिपा है। ह्यूमन इन द लूप? हाँ, अगर सब कुछ मशीन करेगी तो हर व्यापार एक जैसा लगेगा। स्रोतों में इसे 80-20 के नियम से समझाया गया है। मतलब सारा काम एआई पर नहीं छोड़ना है? बिल्कुल नहीं। इस नियम के अनुसार व्यापार का 80% भारी काम, जैसे डेटा जमा करना, विश्लेषण करना, बेसिक बातचीत करना, ये सब एआई करेगा। और बाकी का 20%? वो 20% काम हमेशा इंसान के लिए छोड़ा जाएगा। और वो 20% काम है इंसान की सहानुभूति, रचनात्मकता और भरोसे का। क्योंकि एक मशीन कभी भी इंसान के उस भरोसे की जगह नहीं ले सकती जो वो दूसरे इंसान के साथ महसूस करता है। एकदम सही। ये बात मुझे स्रोत में दिए गए उस डेटिंग कोच के उदाहरण की याद दिलाती है। वहाँ एक एआई डेटिंग कोच है जो ग्राहकों की प्रोफाइल सेट कर सकता है, उन्हें मैसेजिंग के तरीके सुझा सकता है। ये 80% काम हो गया। जी। और उस 20% के लिए? उसके लिए वो एक हाई टिकट अपसेल यानी प्रीमियम सेवा देता है, जिसमें वो इंसान खुद ग्राहक के साथ 15 मिनट की ह्यूमन मॉक डेट या बातचीत करता है और उन्हें अपना वास्तविक फीडबैक देता है। बिल्कुल। एआई केवल ग्राहक को तैयार कर रहा है, लेकिन अंतिम भरोसा और सहानुभूति एक असली इंसान दे रहा है। और इसे कोई भी एल्गोरिदम या कोई प्रतिस्पर्धी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। सही कहा। ये 20% इंसानी स्पर्श ही उस व्यापार को एआई के किसी एक नए अपडेट से पूरी तरह बर्बाद होने से बचाता है। लेकिन बात सिर्फ इंसानी स्पर्श की नहीं है। एक सोलो ऑपरेटर अपनी विशेषज्ञता को उस 80% ऑटोमेटेड हिस्से में कैसे डालता है, ये भी उसका एक बड़ा बचाव है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? यहीं पर काम करने की प्रक्रियाओं यानी एसओपी की नई परिभाषा सामने आती है। हाँ, दस्तावेजों में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि अब किसी पेशेवर का रिज्यूमे या अनुभव इस बात से नहीं मापा जाएगा कि उसने कितने साल किसी दफ्तर में काम किया है, बल्कि इस बात से मापा जाएगा कि उसके पास कितने ऑटोमेटेड प्रोसेस है। एक ऑपरेटर को अपनी विशेषज्ञता मार्कडाउन स्किल फाइल्स में बदलनी होती है, जिन्हें एमडी फाइलें कहते हैं। लेकिन ये एमडी फाइल असल में काम कैसे करती है? एआई को हम आम भाषा में भी तो निर्देश दे सकते हैं,
फिर इस खास फाइल की क्या जरूरत है? देखिए, एआई को लंबे चौड़े बिना सिर पैर के पैराग्राफ समझ नहीं आते। अगर कोई एआई को एक लंबी कहानी के रूप में निर्देश देगा तो वो भटक जाएगा या गलत नतीजे देगा। तो एमडी फाइलें क्या करती हैं? एमडी फाइलें या मार्कडाउन फाइलें जानकारी को एक बहुत ही स्पष्ट श्रेणी में रखती हैं। वे हैशटैग, बुलेट पॉइंट्स और बोल्ड टेक्स्ट का उपयोग करके डेटा को इस तरह से स्ट्रक्चर करती हैं कि एआई का एल्गोरिदम उसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक सख्त निर्देश की तरह पढ़ता है। मतलब ये एमडी स्किल फाइल एक तरह से एक ऑपरेटर के खुद के दिमाग और अनुभव का एक डिजिटल क्लोन बन जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कोई एक बार किसी काम को करने का सबसे बेहतरीन तरीका तय करता है, उसे बुलेट पॉइंट्स और स्पष्ट संरचना में इस फाइल के अंदर सेव करता है। और फिर एआई उस फाइल को पढ़कर बिना किसी बार-बार की ट्रेनिंग के बिल्कुल वैसे ही वो काम करता है जैसे कोई इंसान करता। और अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को वापस एक हटाना के लर्न टू लर्न सिद्धांत से जोड़ें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। कैसे? ये स्किल फाइल असल में वही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है जिसकी वे बात करते हैं। जब कोई जानकारी या कौशल केवल इंसान के दिमाग में बिखरा हुआ है तो एआई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जब उस ज्ञान को एक स्पष्ट ढांचे में डाल दिया जाता है तभी एआई उसे सही से लागू कर पाता है। आपका दिमाग जितना स्पष्ट सोचेगा, आपकी एमडी फाइल उतनी ही मजबूत होगी और आपका एआई एजेंट उतना ही बेहतर काम करेगा। तो खैर, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट होकर सामने आती हैं। जी। पहली, आविष्कार करना बंद करें और समाधान खोजना शुरू करें। ओके। नई तकनीक के मुंह में पड़ने के बजाय उस मांग पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो बाजार में पहले से मौजूद है, जैसे कि इनसिक्योरिटी मार्केट। और दूसरी बात, सिर्फ एक काम करने वाले या कोडर तक सीमित रहने का समय चला गया है। अब एक ऑपरेटर बनने की जरूरत है जो अलग-अलग एआई टूल्स को जोड़कर ऑर्केस्ट्रेशन कर सके। बिल्कुल। तीसरी बात, अपने काम करने के तरीके और अनुभव को सिर्फ अपने दिमाग तक सीमित ना रखें, उसे स्किल फाइल्स में बदलें। हाँ, 80% काम एआई से करवाएं और 20% काम हमेशा इंसानी भरोसे और सहानुभूति के लिए बचा कर रखें, ताकि व्यापार कोई आसानी से कॉपी ना कर सके। और चौथी सबसे अहम बात, समय ना बर्बाद करें। 500 सब्सक्राइबर रूल का पालन करें। और अगर कोई विचार 3 महीने में काम न करे तो उसे तुरंत बदल दें। इस पूरी चर्चा का हमारे पेशेवर जीवन में बहुत गहरा उपयोग है। सही कहा। अब समय आ गया है कि ये सोचना शुरू किया जाए कि पेशेवर दुनिया में असल अहमियत किस बात की है। क्या अहमियत सिर्फ किसी काम को करने की है या फिर उस काम को करने की प्रक्रिया को डिजाइन करने की है? देखिए, ये तकनीकी और मानसिक बदलाव की वो लहर है जिसे कोई भी पेशेवर नजरअंदाज नहीं कर सकता। महारत केवल जानकारी इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि लगातार अपने सिस्टम का परीक्षण और सुधार करने से आती है। बिल्कुल। और इसी बात पर इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले एक गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। कौन सा सवाल? हमने शुरुआत में एक बहुत बड़ी कांच की इमारत की बात की थी, जिसे अब एक लैपटॉप और एआई एजेंटों की टीम से बदला जा रहा है, जो कि अब एक व्यावहारिक सच्चाई है। तो सवाल ये है, अगर एक व्यवसाय सोते समय भी पूरी क्षमता से चलता रहता है तो वर्तमान में ऐसा कौन सा इंसानी काम या स्वभाव है जो इस पूरी तेज व्यवस्था में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और अगर एआई एक इंसान के मौजूदा कौशल को एमडी फाइलों के जरिए पूरी तरह से कॉपी करके लागू कर रहा है तो कोई अपने ही बनाए हुए उस बेहतरीन ऑटोमेटेड सिस्टम से हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए खुद का परीक्षण और सुधार कैसे करेगा? ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो भविष्य में हमारी अपनी अहमियत को नए सिरे से तय करने पर मजबूर करता है। एकदम। तो इसी गहरे विचार के साथ आज की इस ज्ञानवर्धक और गहन चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सीखते रहें, अपने बनाए ढांचों का परीक्षण करते रहें और खुद को समय के साथ बेहतर बनाते रहें।